타이밍 아니야 난 좀 더 가까이 그러다 갑자기 싹 I'm not stealing 맘을 훔쳐 you are gonna love हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में अपना जो ग्रेविटेशन है फर्स्ट लेसन पार्ट 1 का उसे स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस किया था जो कि रिलेटेड थे फोर्स से। और मैंने लास्ट वीडियो के एंड में कहा था आपसे कि जो एक कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है जो एट द बॉटम ऑफ द पेज दिया है फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें मोशन को समझना पड़ेगा कि मोशन क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 9th स्टैंडर्ड का आपका फर्स्ट लेसन है लॉज ऑफ मोशन, उसका आज के वीडियो में क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है। तो सबसे पहले मोशन क्या है। मोशन क्या होती है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मतलब आजू बाजू की जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसकी प्लेस चेंज कर रहा है तो क्या कहेंगे हम, वो मोशन में है। या एक डेफिनेशन ऐसी भी बोल सकते हैं हम मोशन की कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और द ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज कर रहा है तो क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, जैसे बस का एग्जाम्पल आपको पता होगा कि अगर आप आउटसाइड द बस है और बस आपके सामने से मूव कर रही है और एक पर्सन विंडो के पास बैठा है तो वो आपके लिए मोशन में है। मगर आप बस के अंदर हो, बस मूव कर रही है तो आपके बाजू में जो पर्सन बैठा है विंडो के पास वो मोशन में नहीं है, क्योंकि बस के अंदर होते हुए वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पर्सन है, वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, वो एक ही प्लेस पर है। बस मूव कर रही है, बस मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वो एक ही प्लेस पर है। तो आप अगर बस के अंदर होते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है ऐसा कंसिडर करना पड़ता है, और अगर आप बाहर हो तो ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखाई देगा। तो मोशन है या नहीं ये किसके ऊपर डिपेंड है, हम जहां से देख रहे हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फिजिकल थिंग कहेंगे हम कि जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हम किस सराउंडिंग में है, किस फ्रेम के अंदर है, कहाँ पे है हम, वहां से हमें पता चलेगा कि मोशन है कि नहीं। ओके, जैसे हम अर्थ के ऊपर है तो हमें फील नहीं हो रहा है कि मोशन है, क्योंकि हम अर्थ के फ्रेम के अंदर है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हमें मोशन फील नहीं हो रही है। मगर हम इस फ्रेम से निकलकर अगर स्पेस में चले जाते हैं तो आप ऊपर से आप अगर नीचे देखते हो तो अर्थ आपको रोटेट करती हुई दिखाई देगी। ओके, मतलब मोशन में ऐसे लगेगा। आपने मून को भी देखा होगा, जब फुल मून नाइट होती है तो मून ऐसे स्काई में मूव करता हुआ दिखाई देता है। मूव क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है। वैसे ही अर्थ भी मोशन में है, मगर मोशन है या नहीं ये हमें कहां से समझेगा, कहां से पता चलेगा कि हम किस सराउंडिंग में है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। सिंपल सी बात है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मान लो ये हमारा ए पॉइंट है और ए पॉइंट से हमें कहाँ मूव करना है, बी पॉइंट पे। अब ये जो डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट का, फॉर एग्जाम्पल ये है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। ओके, ऑब्जेक्ट का ये स्टार्ट पॉइंट और ये क्या है, एंड पॉइंट। ऑब्जेक्ट यहां से सीधे निकलकर अगर बी पोजीशन पे जाएगा, ओके, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 किलोमीटर। और इसी को क्या कहते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। मगर ऑब्जेक्ट ने, या कोई बाइक वगैरह है या आप हो यहाँ पे, आप ऐसे स्ट्रेट ना जाते हुए ऐसे आप घूम के जाते हो, ऐसे घूमकर आप एक रास्ता है जिसे चूज करते हो और इस रास्ते से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आता है, फॉर एग्जांपल वो आता है 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पे
आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझो। सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और जो सेकेंड थिंग है डिस्टेंस, दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करो क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम वाला डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस है, ओके, और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। मतलब यहां से ए और बी पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ओके, मगर एक पर्सन है, उसने इस पाथ से जाना पसंद किया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 किलोमीटर का। तो ये जो 3 किलोमीटर है ये उसका डिस्टेंस है, और 2 किलोमीटर उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर क्या हो कि ऑब्जेक्ट इसी पाथ से जाए तो उसका डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? 2 ही किलोमीटर होता है। ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ 2 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, तो वो भी 2 किलोमीटर है। ओके, ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 किलोमीटर का। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझो। अगर हम डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, या कौन सी क्वांटिटी से रिलेटेड है? स्पीड से। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, के ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, इसे क्या बोलेंगे? हम स्पीड बोलेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं तो क्या आती है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से इंडिकेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो इसके आगे वाला जो पार्ट है 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन से, वो हमें ये लगने वाला है कि वेलोसिटी चेंज कब होती है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज के ऊपर जो कंसेप्ट डिपेंड है वो कौन सा है? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो पहले ये समझना होगा कि वेलोसिटी चेंज कब होती है। वेलोसिटी चेंज कब होती है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि वेलोसिटी डिपेंड किन चीज़ों के ऊपर है। वेलोसिटी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। देखो, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। एक तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव कर रहा है, और सेकेंड थिंग क्या? जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन। ओके, इन दोनों चीज़ों के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड होती है। तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। स्पीड अगर चेंज होती है और डायरेक्शन भी अगर ऑब्जेक्ट की चेंज होती है तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मगर मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, ऐसे कंसिडर करो कि आप बाइक पे हो और बाइक से आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। अब मूव करते वक्त आप क्या कर रहे हो? कभी स्पीड ज़्यादा कर रहे हो, कभी कम स्पीड कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज। और क्या हो रहा है कि टर्न्स आ रहे हैं रास्ते के ऊपर, तो आप आपके बाइक की डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सेकेंड ये है कि अगर स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, स्पीड चेंज हो रही है मगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, स्ट्रेट जा रहे हो आप मगर कम ज़्यादा स्पीड से, फिर भी क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होता ही है। और नेक्स्ट कंडीशन है कि स्पीड आप चेंज नहीं कर रहे हो मगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। स्पीड चेंज हो रही है? नहीं। डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आप कांस्टेंट, बहुत ही स्लो बाइक है आपकी, और आप जैसे जैसे टर्न्स आ रहे हैं धीरे धीरे वो टर्न्स आप लेते जा रहे हो, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर भी वेलोसिटी चेंज ही होगी। ओके, इसका मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं, फिर भी वेलोसिटी चेंज ही होती है। दोनों में से एक चेंज हो और एक ना हो, फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो फिर वेलोसिटी
चेंज ना हो इसके लिए क्या कंडीशन है? वेलोसिटी चेंज ना हो इसके लिए सिंपल कंडीशन है कि स्पीड को भी चेंज नहीं होना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी चेंज नहीं होना पड़ेगा, जो कि रियल कंडीशन में पॉसिबल है ही नहीं कि स्पीड आप बाइक से मूव कर रहे हो और आपकी स्पीड भी ना चेंज हो और आपकी डायरेक्शन भी ना चेंज हो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मूव करते वक्त हमें स्पीड कम ज़्यादा करनी ही पड़ती है, डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी ही पड़ती है। सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये रियल में ये जो कंडीशन है कि दोनों भी चेंज ना होना और वेलोसिटी चेंज ना होना, ये एक्चुअली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड होती है। स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है। दोनों में से एक चेंज होता है, एक नहीं होता है, फिर भी वेलोसिटी का क्या होने वाला है? चेंज ही होने वाला है। तो इस क्या वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कौन से मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। कौन से मोशन में? एक्सेलरेटेड मोशन में। जैसे इमेजिन करो, जो एग्जांपल हमें लगने वाला है लेसन में वो बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है और ये सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है। ओके, तो अब ये अर्थ जब मूव करेगी तो अर्थ की डायरेक्शन यहाँ पे इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब अर्थ की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अर्थ की स्पीड भी चेंज होती है। ध्यान में रखना, अर्थ की क्या होती है? स्पीड भी चेंज होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अभी जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इस टाइम पे कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह देखो आप नियर अबाउट 5:30 या 6 बजे ही क्या हो जाता है? पूरे तरह से ऐसे सब चीज़ें दिखाई देने लगती है, मतलब अंधेरा ज़्यादा नहीं होता। और मैक्सिमम 6 बजे तक क्या 6:15 तक क्या होता है? सन आउट हो जाता है। और शाम में भी देखो आप, मतलब शाम जल्दी नहीं होती है, 7 बजे तक भी क्या होता है? सनलाइट थोड़ी थोड़ी होती ही है। मतलब डे टाइम देखो कितना लॉन्ग हो गया। और इसके अपोजिट आप कंसिडर करो विंटर सीजन का टाइम पीरियड। विंटर सीजन में आप देखो, आप जब स्कूल्स में आते हो विंटर सीजन में, जब मॉर्निंग में आपकी स्कूल होती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 7 बजे तक भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही दिखता है। और शाम में भी देखो आप 5, 5:30 बजे या 6 बजे से पहले पहले अंधेरा हो जाता है। मतलब क्या? डे टाइम और नाइट टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब ऐसे है कि अर्थ जब सन के अराउंड मूव करती है तो वो कम ज्यादा स्पीड से घूमती है। कभी उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो कभी स्पीड क्या होगी? कम होगी। मतलब अर्थ की स्पीड भी चेंज हो रही है और अर्थ की क्या हो रही है? डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अर्थ के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। हम इसे डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे आने वाला है कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे बता दिया मैंने। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फॉर्मूला जो बताए इस लेसन के, जो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं वो हमें फॉर्मूले कौन से लगने वाले हैं, फॉर्मूले हमें कौन कौन से लगने वाले हैं वो बता देता हूँ, फिर हम न्यूटन्स के लॉज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्मॉल s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल। जैसे कि मैं बाइक पे हूँ, अभी मेरी बाइक जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं क्या कर रहा हूँ? स्टार्ट की मैंने बाइक, समझो, ऐसे कंसिडर करते हैं। और थोड़े देर बाद मैंने उसकी स्पीड 50 कर दी। ओके, या वेलोसिटी जिसे कहेंगे हम। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं हम बाइक को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग की स्पीड है और जो लास्ट वाली स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इनका सब्सट्रैक्शन होता है और टाइम से डिवाइड किया जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसके अलावा हमने कल इस लेसन का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया कल के लेक्चर में, मतलब लास्ट वाले वीडियो में। उसके बाद जो फॉर्मूला है मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है। जो फर्स्ट लॉ है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सेकेंड है
रिलेशन बिटवीन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन उसके डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और थर्ड वाला इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये तीन फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्रेविटेशन के जो सम आप सॉल्व करोगे सब में लगने वाले हैं। तो क्या है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीन फॉर्मूले बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ग्रेविटेशन के सम सॉल्व करते वक्त, जो सम्स दिए हैं वो सॉल्व करते वक्त हमें ये फॉर्मूले कंपलसरी लगने वाले हैं। इसके अलावा हमें ये भी फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनका मैं एक बार मीनिंग आपको बता दूँ। यहाँ पे यस का मीनिंग स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये टाइम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल यस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद टी टाइम, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम, फोर्स मास एक्सेलरेशन, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम, पी क्या है मोमेंटम मास वेलोसिटी, यहाँ पे फिर से वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये 2 है। ठीक है, तो सिंपल से टर्म्स है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अभी हो गई फॉर्मूलों की बात, मोशन क्या है वो हमने समझा। अब न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखो, न्यूटन्स के जो लॉ है, 3 लॉ है। कौन कौन से? 3 लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद जो लॉ है एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला। तो लॉज का स्टेटमेंट और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ आपको शॉर्ट में। ठीक है, उसके पहले आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम, क्योंकि पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। और एक होता है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहले आपको क्लियर करनी, कौन कौन सी? सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया। उसके बाद आपको बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड क्या फोर्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे वाली चीज़ जो है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद एक्शन रिएक्शन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्चुअली एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो आपको लॉ क्या है वो समझ में आएगा। अब सबसे पहले देखो इनर्शिया। अब आपने देखा होगा फिल्मों में वगैरह के क्या करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे जादू वगैरह बताते हैं कि ऐसे कर दिया तो जो है चीज़ें उठ गई, ऐसे कर दिया तो गिर गई। ये फिल्मों वाली बातें हैं, मगर ये हकीकत में पॉसिबल है क्या, रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल के बाइक है, ओके, और बाइक को मैं बोल रहा हूँ कि आजा इधर घूमने चलते हैं, तो बाइक आने वाली है क्या? या किसी चीज़ को मैं अगर बुला रहा हूँ, ओके, जैसे मुझे पानी पीना है तो बॉटल रखी हुई है वहाँ पे, और वो बॉटल को मैं बोल रहा हूँ आजा इधर मुझे प्यास लगी है, तो बुलाने से आने वाली है क्या? नहीं। या फैन रोटेट कर रहा है और मैं फैन को बोल रहा हूँ स्टॉप हो जा, तो वो स्टॉप होगा क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक मूव कर रही है, एकदम स्पीड से है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, और मैं बाइक को बोल रहा हूँ कि स्टॉप हो जा, और जो ड्राइवर है वो कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, तो बाइक अपने आप से स्टॉप होगी क्या? मतलब जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो चीज़ मूविंग है वो मूविंग ही रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, इसको बोलते हैं इनर्शिया। ओके, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स द ऑब्जेक्ट which is in rest remains in the rest and the object which is in motion remains in the motion. Okay, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है अगर ठहरा हुआ है तो ठहरा हुआ ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाते तब तक। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में ही रहना या मोशन में ही रहना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? इनर्शिया। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द रेस्ट
or to remain in the uniform motion. Okay, is called as inertia. उसके बाद बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स तब कहेंगे हम कि किसी चीज के ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करो, एक वायर लेते हैं हम, एक वायर के एक एंड को हम क्या करते हैं, 1 kg का लोड बांध देते हैं, टाई करते हैं. सेकेंड जो एंड है उसको भी 1 kg का 1 किलो का लोड बांध देते हैं और इस वायर को ऐसे टेबल के ऊपर रख देते हैं. तो क्या होगा, वायर लेफ्ट को मूव करेगी या राइट को? सिंपल सी बात है, वायर मूव नहीं करेगी, वो एक ही जगह पर रहेगी. मतलब क्या कि दोनों साइड से फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है. क्यों बैलेंस कहेंगे हम इस फोर्स को? क्योंकि इसकी जो अमाउंट है, जिसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलते हैं, वो इक्वल है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है. ओके, अगर मैग्नीट्यूड हम चेंज कर दें, एक साइड में हमने 5 kg का लोड बांध दिया और एक साइड में हमने 2 kg का लोड बांध दिया, तो क्या होगा, 5 kg की ओर वायर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा. सिंपल सी बात है. मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अनइक्वल हो गया. या फिर हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. 1 kg का ही लोड है मगर उसको ऐसे ना रखते हुए हम टेबल के एक ही साइड में रख देते हैं तो इस साइड पे गिर जाएगा. ओके, मतलब क्या, बैलेंस फोर्स कब कहेंगे कि मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का अमाउंट इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो. फोर्स की अमाउंट इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो उस फोर्स को कहेंगे बैलेंस फोर्स. और अगर अमाउंट डिफरेंट है तो फोर्स क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे. ओके, या फिर डायरेक्शन अपोजिट ना होते हुए सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर भी फोर्स अनबैलेंस हो जाएंगे. तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या है वो समझ में आ गया. बैलेंस फोर्स मींस द पेयर ऑफ फोर्सेस which are equal in magnitude and opposite in direction, that forces are called as balance forces. And the forces which have different magnitude or same direction, that forces are called as unbalanced forces. अगर आपको inertia और balance unbalanced force समझ गया है तो न्यूटन का पहला लॉ समझने में कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, द ऑब्जेक्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the object in rest remains in the rest and the object in uniform linear motion remain in the uniform linear motion until when, कब तक, until when unbalanced external unbalanced force applied on it. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा. कब तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल कौन सा फोर्स नहीं लग जाता, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता. क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्स है, इनर्शिया है उसके पास. और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है और मूविंग ही रह रहा है, इसका मतलब भी उसके पास बैलेंस ही फोर्स है और क्या है, इनर्शिया है. ओके, ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तब भी उसके पास बैलेंस फोर्स होता है. अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है तो बैलेंस ही फोर्स है उसके ऊपर. मगर स्पीड चेंज हो गई या हम ऐसे कहें कि जो स्पीड थी वो चेंज हो गई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स है. ठीक है, तो पहला लॉ कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि द ऑब्जेक्ट, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट and the object which moving along the straight line in uniform motion remain in the uniform motion, but until when an unbalanced external unbalanced force applied on it. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूविंग है तो मूविंग रहेगा. कब तक, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. अब सेकेंड लॉ को देखते हैं. उसके लिए पहले आपको मोमेंटम क्या है समझना पड़ेगा. मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द property of object to being in motion. The property of object to being in motion, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होना, मोशन में होना, इसको क्या कहेंगे हम, मोमेंटम कहेंगे. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, ये तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट है और मास. और ये भी हमें पता है कि मोशन में है तो कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी. तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, मोमेंटम. वीडियो आप पीछे लेकर भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला यही लिखा था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ओके, ये मोमेंटम है. तो मोमेंटम क्या है वो अगर आपको समझ गया, सिंपल, ऑब्जेक्ट मोशन में होना मतलब मोमेंटम. अब देखो, इमेजिन करो कि मेरे पास एक बॉल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल उस बॉल को मैं क्या करता हूँ, पहले इस डायरेक्शन में क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ.
अब इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया तो वो जो बॉल है 50 मीटर तक मूव किया, 50 मीटर पर जाकर गिरा। फिर से मैंने वो बॉल लिया और मैंने फिर से इसी डायरेक्शन में क्या किया, उसको थ्रो किया, तो वो बॉल जो है वो 70 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर गिरता है। तो मुझे बताओ, पहले वाले कंडीशन में जब मैंने बॉल थ्रो किया था तो 50 मीटर डिस्टेंस पे गिरा था, और उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी में मैंने फिर से बॉल थ्रो किया, वो कहाँ पे जाकर गिरा, 70 मीटर पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्यों चेंज हो गया डिस्टेंस? सिंपल सी बात है, ऑब्वियस थिंग है कि पहले कंडीशन में मैंने फोर्स कम लगाया था कंपैरेटिवली सेकेंड कंडीशन। सेकेंड में ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, ओके, मतलब ज्यादा स्पीड से ट्रैवल किया, और कम फोर्स लगाया तो कम स्पीड से, कम वेलोसिटी से वो ट्रैवल किया, ओके। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कम या ज्यादा होती है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं जब थ्रो करता हूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड से, और जब मैं सेकेंड टाइम थ्रो करता हूं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है 30 मीटर पर सेकेंड से, ओके। और फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर करते हैं कि मास जो है ऑब्जेक्ट का वो पर्टिकुलरली जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंपल करने के लिए कंसीडर करते हैं कि 1 kg है, बॉल का जो मास है 1 kg है दोनों भी कंडीशन में। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स कम लगाया और यहाँ पे फोर्स क्या किया, ज्यादा लगाया। फोर्स कम लगाया इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाया इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होता है, ये SI यूनिट है किसका, मोमेंटम का, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कम है तो मोमेंटम कम है, फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या है, ज्यादा है। और देखो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव की क्या, नहीं, इसी डायरेक्शन में मूव की। मतलब क्या, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है किसकी, मोमेंटम की। अगर फोर्स इधर है तो मोमेंटम इधर रहेगा, फोर्स ऊपर है, बॉल को ऐसे ऊपर फोर्स लगाता हो तो मोमेंटम ऊपर होगा, सिंपल। तो यही तो लॉ है न्यूटन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब फोर्स कम मोमेंटम कम, फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, ओके। और उसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज सेम, और मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो चीजें हैं लॉ ऑफ मोमेंटम में। द लॉ ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स इज सेम। आपको नोट्स में लॉ वहां पे लिखवा के दिया है, वही लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ जो मोमेंटम का है, कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या, मोमेंटम ज्यादा कब होगा, फोर्स ज्यादा होने के बाद, और मोमेंटम कब मतलब फोर्स कम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, सिंपल। अब जो थर्ड थिंग है, मतलब थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन फोर्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल है, उस वॉल के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं 50 न्यूटन का, तो वॉल पीछे जाके आगे आ जाती है क्या, नहीं। या फिर मैं एक टेबल के ऊपर फोर्स लगाता हूं 20 न्यूटन का, तो वो टेबल नीचे जाके ऊपर आता है क्या, मूव करता है क्या, नहीं। क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया उतने ही अमाउंट का इक्वल और अपोजिट फोर्स उस वॉल ने या उस टेबल ने मेरे ऊपर लगाया, ओके। तो जो पहला वाला फोर्स लगा उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन फोर्स कब रहेंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसे हम बैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन को बैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट फोर्स की इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे वॉल को मैंने इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वॉल भी मुझे क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। डायरेक्शन अपोजिट एंड अमाउंट सेम, तो इसे हम बैलेंस भी बोल सकते हैं, या फिर पहले वाला जो फोर्स लगा उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, और वॉल ने जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। या फिर टेबल के ऊपर जो मैंने फोर्स लगाया वो एक्शन हो गया, और टेबल ने मेरे ऊपर जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन हो गया, ओके। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, और कैसे ऑकर होते हैं, साइमल्टेनियसली। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, स्टेट्स दैट एक्शन
एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। मतलब हर एक एक्शन फोर्स को क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है जो कि इक्वल और अपोजिट है और साइमल्टेनियसली है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, साइमल्टेनियसली का मतलब है कि सेम एट दैट मोमेंट ओनली, कि ऐसे नहीं है कि मैं पहले एक्शन फोर्स लगा रहा हूं वॉल के ऊपर और 2 सेकंड के बाद वॉल मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, ऐसे नहीं होता है। जिस सेम मोमेंट पे मैंने फोर्स लगाया वॉल के ऊपर, तो वॉल उसी सेम मोमेंट पे क्या कर रही है, साइमल्टेनियस सेम टाइम पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो ये सब है न्यूटन्स के लॉज, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। नोट्स में स्टेटमेंट्स अच्छे से देखना है, ओके। और आप वीडियो को भी 1-2 टाइम देखो तो आपको क्या हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर आता भी है कोई डाउट तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मैंने, ये हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 के ऊपर एट द बॉटम ऑफ द पेज कैन यू रिकॉल में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हम क्या करते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर एक एक्टिविटी दी है, ओके। वहां पे दिख रहा है कि एक पर्सन है, वो ऐसे क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग को स्टोन बांधा हुआ है और उसको सर्कल में घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन का। वो समझते हैं क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन को अगर समझना है तो पहले ग्रेविटेशन का हमें नेचर समझना होगा। नेचर क्या है ग्रेविटेशन का, कि ग्रेविटेशन कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है। ये हमें पता है कि कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है, ओके। या फिर क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटी से, या फिर अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए, ओके। या मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो अट्रैक्शन है, ये हमें पता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है, वीक। वीक मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग नहीं। अगर स्ट्रांग होता तो क्या होता, जैसे अर्थ मून को खींच रही है तो बहुत स्ट्रांग होता तो मून अर्थ के ऊपर गिर जाता, या सन अर्थ को खींच रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, तो बहुत स्ट्रांग होता तो अर्थ सन के अंदर चले जाती या सन के ऊपर जाकर गिर जाती। मगर ऐसे होता है क्या, नहीं होता, वीक फोर्स है। और जो थर्ड नेचर है ग्रेविटेशन का, वो होता है सेंट्रीपिटल। कैसा होता है, सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल क्या है और उससे अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये हमें समझना है, ओके। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके। अप टू देन नोट्स कंप्लीट करना है, रीडिंग करना है और लर्निंग भी कर लेना है। और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।